जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज जो बहुत प्यार आपने हमें दिया उसी का नतीजा है कि हम हार्ड चैलेंज क्लास 3 पर आ गए हैं, है ना। यूट्यूब पर आप सभी साथियों का बहुत प्यार मिला, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने कमेंट किए प्यारे प्यारे, मुझे ये बात जानकर और सुनकर पढ़कर बहुत खुशी हुई। आज उसी जो जुनून के साथ अपने दिल्ली पुलिस जीडी का जो लक्ष्य लिया है उसको आगे बढ़ते हुए पूरा करते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वो 3 नंबर क्लास है मेरे भाई। और चैनल पर जो नया है मैं फिर बता रहा हूँ वो जुड़ जाइएगा। हम आपको जीके वाले पार्ट में बिल्कुल नहीं रहने देंगे, क्योंकि इंडिया जीके जो है वो अपने बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आज का जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे वो है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? बिल्कुल बताएंगे भाई, सुनना ध्यान से पहले मेरी बात। आपको पता है देशांतर रेखा, बिल्कुल गुरुजी नाम सुना है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ग्लोब में वो रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। इनके बीच की जो दूरी होती है उन्हें गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। एक तो ये प्रश्न याद रखना बिल्कुल। एक देशांतर रेखा पार करने में सूरज 4 मिनट लेता है। एक देशांतर रेखा पार करने में सूर्य कितना टाइम लेता है? 4 मिनट का। एक तो ये प्रश्न याद रखना। एक होती है अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा। बिल्कुल गुरुजी, एक अक्षांश रेखा होती है। तो बात याद रखना, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? कटिबंध। क्या कहते हैं? कटिबंध। अच्छा, तो याद रखना हमारा जो प्रश्न है 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है पृथ्वी? तो 1 घंटे में पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को रणनीतिक रूप से हरित क्रांति से जोड़ा जा सकता है? अगर हम बात करें हरित क्रांति की तो पहले वो समझो, इसलिए आप फटाफट इसका उत्तर बता दीजिएगा। हरित क्रांति, देखो हरित क्रांति की बात करा सारों पहला देखेंगे आप हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक, देखो हरित क्रांति का जनक विश्व में किसे कहते हैं? एक ये प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न ये देखेंगे, हरित क्रांति का जनक अब भारत में किसे कहा जाता है? अरे विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं ना रमन वोरलॉग, ना रमन वोरलॉग, ना रमन वोरलॉग को हरित क्रांति का जनक विश्व में कहते हैं। जबकि भारत में MS धोनी, भारत में ही होनी, बिल्कुल भारत में, तो भारत में MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति के जनक भारत में कहलाते हैं। हरित क्रांति की बात करें तो 2 हुई थी। पहली हरित क्रांति जो हुई वो 1966 में हुई थी। 1966 में ये जो हरित क्रांति थी वो खाद्यान्न फसलों के लिए थी। किन के लिए थी मेरे भाई मेरे दोस्त? याद रखना, वो किन के लिए थी? खाद्यान्न फसलों के लिए। खाद्यान्न फसलों में 2 फसलों को लिया गया। नंबर 1 पे रखा गेहूं और नंबर 2 पे क्या रखा? चावल को। नंबर 1 पे किसे रखा? गेहूं को। और नंबर 2 पे किसे रखा गया? चावल को। याद रखिएगा, प्रथम हरित क्रांति में जो प्राथमिकता मिली थी अब वो किसको मिली थी? गेहूं को। आगे बात करें द्वितीय हरित क्रांति। अरे द्वितीय हरित क्रांति का जो टाइम पीरियड था वो 1983 से 1984, 1983 से 84, ये भी खाद्यान्न फसलों के लिए थी। इसके अंदर भी 2 फसलों को रखा, गेहूं और चावल। लेकिन याद ये रखना है आपको, द्वितीय हरित क्रांति में जो प्राथमिकता मिली थी अब वो किसे मिली थी? चावल को। जैसे प्रथम हरित क्रांति हुई थी ना, तो कुछ राज्य थे जो पिछड़ गए थे, जैसे बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य वो पिछड़ गए थे। और याद रखना हरियाणा और पंजाब जैसे जो राज्य थे वो आबाद हो गए थे। तो आज आप देखो आज आगे थे हरियाणा और पंजाब जो राज्य है वो कोई गरीब राज्य नहीं है। क्यों राज्य नहीं है गरीब? इसलिए क्योंकि वो शुरू में उनका संघर्ष था। एक प्रथम हरित क्रांति में उन्होंने आगे भागकर जो है वो पूरा सहयोग किया, तो इसलिए वो आज उवल हुए। तो इसका जो राइट उत्तर होगा, हरित क्रांति संबंधित क्रांति थी वो थी चौथी। कौन सी? चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो हरित क्रांति से संबंधित थी। हरित क्रांति तो गुरुजी समझ में आता है खाद्यान्न फसलों के लिए थी। क्रांतियां तो वैसे बहुत हुई थी। चलो मैं तुम्हें 1 मिनट में सारी क्रांति याद कराता हूं। देखो, एक क्रांति हुई थी भूरी, एक क्रांति हुई थी लाल, पीली, नीली, लाल, पीली, नीली, गुलाबी, 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 काली। गुलाबी के बाद ये क्या याद रखोगे? काली क्रांति। बिल्कुल गुरुजी याद है। उसके बाद याद रखना बादामी, उसके बाद बादामी, उसके बाद रजत क्रांति, उसके बाद गोल क्रांति और उसके बाद सफेद क्रांति। ये इतनी आपको याद रख लेनी है मेरे भाई।
आगे देखिएगा, भूरी क्रांति की बात करें तो वो उर्वरक उत्पादन के लिए, अरे उर्वरक उत्पादन के लिए जो क्रांति लाई गई थी, उर्वरक उत्पादन के लिए जो क्रांति लाई गई थी, अब वो कौन सी क्रांति थी? वो क्रांति भूरी क्रांति। लाल क्रांति जो लाई गई थी, टमाटर लाल रंग के होता है नहीं होता? बिल्कुल गुरुजी, टमाटर लाल रंग का होता है और मांस भी होता है, तो मांस और टमाटर उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? लाल। पीली होती है सरसों, तो सरसों उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति? पीली। और याद रखना तिलहन, तिलहन फसलों के लिए भी, क्योंकि सरसों तिला में आवा है ना, तो तिलहन फसलों के लिए भी कौन सी क्रांति लाई गई थी? पीली क्रांति। नीले रंग का होता है पानी, यानी वाटर के लिए, और नीले रंग की पानी में कौन रहती है? मछली। मत्स्य उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति? नीली। गुलाबी झींगा मछली, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, झींगा मछली उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? गुलाबी। काले रंग की होती है अफीम, अफीम उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति थी? अफीम उत्पादन के लिए और पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जो क्रांति लाई गई थी, बताइएगा, अब वो कौन सी क्रांति थी? काली। बादामी क्रांति जो थी वो मसाले के लिए, मसाला उत्पादन के लिए जो क्रांति लाई गई थी वो बादामी। एक और याद रखना, ग्रे क्रांति, इसे दूसर भी बोलते हैं। ग्रे रंग की गुरुजी, ग्रे रंग की सीमेंट होती है, ग्रे रंग की मेरे भाई क्या होती है? सीमेंट। तो सीमेंट उत्पादन के लिए जो क्रांति लाई गई थी वो कौन सी थी? ग्रे क्रांति। अरे रजत, रजत क्या खाता है? अंडे, तो अंडा के उत्पादन के लिए जो क्रांति लाई गई थी वो रजत। गोल क्रांति, गोल गोल आलू, लाडू नहीं आलू, और श्वेत होता है दूध, तो दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति लाई गई थी? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये बात तुम याद रख लेना, ठीक है? ओके गुरुजी, मेन क्रांति याद कर लेना हमें। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फेदामीटर, फेदामीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ध्वनि को जो मापा जाता है वो डेसिबल में, किसमें? डेसिबल। ये प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा भाई। समुद्र की गहराई जो मापी जाती है वो फेदामीटर में, ठीक है, याद रखना। और वर्षा को जो मापा जाता है वो रेनोमीटर में, और भूकंप को जो मापा जाता है वो रिएक्टर स्केल में। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समुद्र की गहराई फेदम में। याद रखना, एक फेदम में 6 फीट होते हैं। एक फेदम में कितने फीट होते हैं? अपना रियल, जैसे समुद्र अपना रियल फीट नहीं जिको 6 फीट, अब समुद्र की गहराई फीट में नहीं मापी जाती, वो फेदम में मापी जाती है। अब हमारा 6 फीट होता है और समुद्र की गहराई का 1 फेदम होता है, ठीक है। अच्छा, और गुरुजी लंबाई, गहराई तो समझ में आती है, लंबाई इनकी मापी जाती है नॉटिकल मील में। एक नॉटिकल मील में 1.854 किलोमीटर होते हैं। एक नॉटिकल मील में 1.854 किलोमीटर होते हैं। गुरुजी समझे नहीं? चलो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ आज, बाकी वो कंसेप्ट समझोगा तो थे न्याली हो जाओगा। ये प्यारा सा भारत, एक मिनट थोड़ो इन्हें छोटो कर दिया पर्सन ने और आगे ले जाओ, ये हो जाओ, छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो जा, छोटा हो जा, ठीक है। अब देखो ओ प्यारो आपनो ई टाइप हूं भारत। ओके गुरुजी, ये भारत हो गया, ठीक है। ये वो लिख लेना, ठीक है, जो पहले अपनों ने बात कर ली। भारत के एक रेखा यहां पर है, एक रेखा यहां पर है, एक रेखा यहां पर है और एक रेखा यहां पर है। मैं हिंदी में बताता हूं, ये भारत का जो भाग है ये स्थल वाला भाग हो गया, ठीक है, और इसे बोला जाता है आधार रेखा। गुरुजी आधार रेखा का मतलब समझे नहीं? आधार रेखा क्यों बोलते हैं इसे? देखो मेरे भाई एक बात याद रखना, किसी चीज को नापना है तो किसी कोई स्तंभ तो लेना होगा। मतलब अब मान लो इन दोनों के बीच की दूरी नापनी है तो कोई आधार तो लेना होगा कि कहां से कहां तक नापेंगे। तो इसी आधार को क्या बोलते हैं? इसी आधार को बोलते हैं जो है आधार रेखा। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना तुम, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस थे। अब देखो आधार रेखा की अगर आप बात करा तो आधार रेखा और स्थल भाग के बीच में जो जल है उसे बोलते हैं आंतरिक जल, यानी इंटरनल वाटर। तो स्थल भाग और आधार रेखा के बीच में जो जल है उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक जल। एक तो बात ये समझो, इसका नाम आधार रेखा हो गया। अब बात करते हैं मेन आगे, दूसरी रेखा का नाम है क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी।
क्षेत्रीय सागर, इंग्लिश में बोलते हैं टेरिटोरियल सी। ये हो गया क्षेत्रीय सागर, ठीक है। दूसरी रेखा नाम है, इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? संलग्न। और तीसरा जो है वो होता है आर्थिक, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये कंसेप्ट ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। अब भारत कहां पर कर ले सकता है? भारत कहां पर आक्रमण, मतलब बिना अनुमति के भारत के अंदर कोई प्रवेश कर जाए तो भारत कहां तक उसको उड़ा सकता है? और यहाँ मतलब कोई द्वीप मिले और या कोई तेल का भंडार मिले तो भारत पे कहां तक का अधिकार होगा, वो सारी बात जानेंगे। देखो, क्षेत्रीय सागर जो होता है वो 12 नॉटिकल मील तक दूरी पे होता है, और संलग्न जो क्षेत्र होता है इसे मान के चलो 12 दूनी 24 नॉटिकल मील दूरी पर होता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये होता है 200 नॉटिकल मील की दूरी पर, यानी आधार रेखा से इतनी दूरी पर। आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल मील दूर होता है, अगर उसके क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई जहाज वगैरह आ गया तो भारत के पास इतना अधिकार है, वो धै उड़ा देगा उसको, ठीक है। लेकिन याद रखना, यदि आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र में कोई जहाज प्रवेश कर जाता है बिना अनुमति के, तो याद रखना इस पे टैक्स ले सकता है, उड़ा नहीं सकता, इसको नष्ट नहीं कर सकता। ये बात याद रखना। कौन से क्षेत्र में? 24 नॉटिकल मील के अंदर अंदर दूरी में, यानी आधार रेखा से इतनी दूरी पे अगर कोई जहाज मिला तो उस पर टैक्स ले सकता है, उड़ा नहीं सकता। अगर इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर जाएंगे तो याद रखना इस क्षेत्र पे टैक्स नहीं ले सकता, यानी यहां पर कोई जहाज हुआ तो उस पर टैक्स भारत नहीं लेगा। तो यहां पर जैसे कोई द्वीप मिला, उस द्वीप पे किसका अधिकार हो सकता है? भारत का। यहाँ कोई तेल का भंडार मिला, तेल का भंडार, तो उस पर भी भारत का अधिकार हो जाएगा। कोई द्वीप मिला, उस पर भी भारत का अधिकार। मछली पकड़ने वाले जो क्षेत्र होते हैं तो यहाँ भारत मछली भी पकड़ सकता आकर, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। ये 200 नॉटिकल मील दूर जो है वो स्थित होंगे। तो ये समझ में आई तुम्हें कहानी? तो याद रखना, एक तो एक फेदे में 6 फीट होते हैं, 1 नॉटिकल मील में 1.854 किलोमीटर स्थल भाग के, है ना। तो याद रखना हमारा भारत कहाँ तक हिस्सा है भारत का, ठीक है। ये बात समझ लेना आप, कैसे मैंने सारा जो है वो क्राइटेरिया बता दिया। इसका राइट उत्तर हो जाएगा समुद्र की गहराई। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता जो दिवस है वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। उपभोक्ता दिवस कब आता है? 24 दिसंबर। बिल्कुल सिंपल है, मैं थाना बताऊं, थोड़ा सा दिवस याद करियो थे। देखो क्या क्या, एक तो तुम्हें याद करना है 2 फरवरी, एक तो 2 फरवरी को याद करना, बिल्कुल गुरुजी करेंगे। 2 फरवरी के बाद तुम याद करना 21 मार्च, सॉरी 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, 3 तो ये याद करना। फिर याद करना 1 मई, फिर याद करना 8 मार्च, 8 मार्च, फिर याद करना 5 अक्टूबर, और फिर याद करना 5 सितंबर, 5 सितंबर, ठीक है। फिर याद करना 16 सितंबर, 16 सितंबर, ठीक है। अब देखो 2 फरवरी को दिवस आता है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि दिवस कब आता है? 2 फरवरी को। अरे 22 मार्च को कौन सा दिवस आता है? जल के बगैर नहीं रह सकते, पृथ्वी के बगैर नहीं रह सकते, और जैव विविधता के बगैर भी नहीं रह सकते। तो याद रखना क्रम से जैव विविधता, जैव विविधता। तो 22 मार्च को आता है जल दिवस, 22 अप्रैल को आता है पृथ्वी दिवस, 22 मई को आता है जैव विविधता दिवस। तीनों दिवस याद रखना, मार्च अप्रैल मई, 22 जल का बगैर कौन? इसका सारों पहला जल आओ, दोनों बीच में होगी पृथ्वी, फिर लास्ट में जैव विविधता। 22 मई को जैव विविधता। 1 मई को आता है मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस भी बोल सकते हो आप इसे। 8 मार्च को आता है महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस कब आता है? वो आता है 8 मार्च को। 5 अक्टूबर और 5 सितंबर, देखो 5 अक्टूबर को आता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 5 सितंबर को आता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इन दोनों में अंतर है, याद रखना। और 16 सितंबर को आता है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब आता है? 16 सितंबर को। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 5 जून को कौन सा दिवस आता है, तो याद रखना पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को। 21 जून को आता है योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब आता है? 21 जून को। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस आता है? पंचायत राज दिवस। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। और 25 जनवरी को कौन सा आता है? मतदान दिवस। 25 जनवरी को कौन सा दिवस आता है? मतदान दिवस। और याद रखना प्रथम आम चुनाव कब हुए थे?
तो आम चुनाव जो है वो हुए थे, बोलो मेरे भाई 1952 में। धाए 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 याद करा देना, टेंशन ना लियो दोस्ते। तो 1952 में हुए, लेकिन कई बार एग्जाम में प्रश्न किया जाए जी 1951 52 प्रथम आम चुनाव को हुए, 52 53 ऐसे आता है, 53 54। तो अगर ऐसे आए तो उत्तर करना 51 52। ठीक है, चलें आगे, मेरी बात ध्यान से सुनना आप। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसका राइट उत्तर 24 दिसंबर हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के कैबिनेट ने हाल ही में वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी? तो वो है कैबिनेट मंत्री, सॉरी दिल्ली कैबिनेट, दिल्ली कैबिनेट। और दिल्ली आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल ये है आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी को नवीन राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिल गया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। 9वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे मिला? आम आदमी पार्टी को। लेकिन वर्तमान भारत में कितनी? वर्तमान भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 3 को नष्ट कर दिया। तो वर्तमान भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां? 6। ठीक है, तो ये याद रखना। दिल्ली, दिल्ली के प्रथम सीएम कौन थे? दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिल्ली के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका जो नाम आता है अपने पास, याद रखिएगा, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। दिल्ली के प्रथम सीएम कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। अच्छा, प्रथम सीएम महिला कौन थी? प्रथम सीएम महिला की यदि अपने बात करें तो सुषमा स्वराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है। सुषमा स्वराज। एक बात याद रखना कि वर्तमान भारत में कितने मुख्यमंत्री हैं? तो वर्तमान भारत के अंदर 30 सीएम है, जिसमें से एक महिला है, एक महिला है। उस महिला का नाम क्या है? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। ममता जो बनर्जी सीएम है वो कहाँ की है? ममता बनर्जी है पश्चिमी वेस्ट बंगाल की, पश्चिमी बंगाल की। याद हो जाएगा ना? ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है? तो किस राज्य में सबसे अधिक बढ़ा है? वो बढ़ा है कर्नाटक के अंदर। कहां पर बढ़ा है? ये याद रखना सीधा सीधा प्रश्न, कर्नाटक में। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 पूछा है, चलो बता देंगे। भाग ए में है केंद्र शासित राज्यों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में जो बात कही गई है वो संविधान के भाग 1 में कही गई है। संविधान के भाग 2 में बात क्या गई है? नागरिकता, नागरिकता यानी सिटीजनशिप की बात की गई है। भाग 3 में बात की गई है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। और गुरुजी भाग 4 में क्या बात कही गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व के बारे में बात की गई है, और वो कहाँ की गई है? वो कही गई है भाग 4 में। और भाग 4 कै में जो कही गई है वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। और इसके तहत अनुच्छेद जोड़ा गया 51 कै, क्योंकि देखो मौलिक अधिकार में जो कहानी मिलती है वो 12 से 35, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51, और 51 कै के अंदर है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग 3। चलो नेक्स्ट बात। अच्छा, एक याद रखना गुरुजी ये भाग 4 कै 5 51 कै ये कैसे क्या है? देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक बाद हुआ था जिसका नाम था केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम वाद। गुरुजी ये कब हुआ? ये हुआ 1973 में। देखो केशवानंद भारती बनाम हमें बहुत से जो बातें हैं वो सिखा के गए थे। तुम्हें एक जानकारी के लिए बात बता दूं, मैं जिंदगी में काम ऐसा करके जाना कि जब तुम हो तो भी लोग तुम्हें याद करें, और जब तुम ना हो तब भी लोग तुम्हें याद करें। केशवानंद भारती जो थे वो हार जरूर गए थे, लेकिन याद रखना मूल संविधान का जो ढांचा मिला था वो हमें केशवानंद भारतीवाद से ही मिला था। क्योंकि एक बात याद रखना, जीवन में जिंदगी में हार जाओ, लेकिन हार ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन भी याद करे जिसने हराया। तो इसके लिए एक बात बोली जाती है, तुम जीत कर भी रो पड़ोगे इस तरह तुमसे हारेंगे, तुम जीत कर भी रो पड़ोगे इस तरह तुमसे हारेंगे। चलो, तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा वो भाग 3 हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का उल्लेख।
हरित क्रांति के बारे में मैंने बता दिया। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जब सीधा प्रश्न है ना, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो उत्तर करना आप नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछे भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। संघ संवत की अगर आप बात करें तो याद रखियो, संघ संवत चलाया गया था 78 ईस्वी के अंदर। और जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत वो 57 ईसा पूर्व, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व। 319 के अंदर चला था गुप्त संवत, गुप्त काल के अंदर चलाया गया क्या भाई, गुप्त संवत। और याद रखना 622 में चलाया गया हिजरी संवत, हिजरी संवत मोहम्मद साहब ने चलाया था, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है। तो इसका राइट उत्तर याद रखना। अच्छा प्रिय साथियों, ये बात याद रखना, आपको पता ही है अपना स्टैटिक जीके का जो कोर्स है वो मात्र 99 रुपये में कर दिया है हमने। अब कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें, आप सारी खरीद सकते हो। भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, इतिहास, भूगोल और कला संस्कृत सब हो जाएगा इसमें। हार्ड चैलेंज बैच है, अंतिम दिनों में अपनी तैयारी बूस्ट होगी। इसमें बूस्ट कैसे होगी, जैसे आपने पढ़ रखा है इसमें, मान लो 30 क्लासों में ये पूरा हमने ये सारा करवाया हुआ है स्टैटिक जीके के हिसाब से। अगर आप इसकी क्लास को देखते भी हो ना, मेरी बात, राजधानी वगैरह, कौन से देश की मुद्रा वगैरह क्या है, सब कुछ, राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन सी है, सारा का संविधान वगैरह सब करवाया हुआ है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम देखो तुम्हें जीके पढ़ लिया है तुमने, तो अब क्या है, जैसे लाइब्रेरी में बैठे हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, तो एक क्लास जैसे चला लो और उसको सुन भी लोगे ना तुम, सोच के देखो, अगर आपने एक दिन के अंदर 10 बात सीखी तो 30 क्लासें मान लो इसकी, तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 300। आप सोच के देखो 99 रुपये में आपने 300 बात ऐसी सीखी जो आपको पता ही नहीं थी। तो कहने का मतलब पैसे यहाँ महत्व नहीं रखते हैं, इसलिए हमने इसको कम प्राइस कर दिया कि सारे विद्यार्थी खरीद सकते हैं। तो जो विद्यार्थी SSC की तैयारी कर रहा है वो भी खरीद सकता है इसको। दिल्ली पुलिस तो एक बहाना है नाम का, बाकी SSC में भी आएंगे प्रश्न। प्ले स्टोर से आज ये हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप विजन इंस्टीट्यूट के नाम से। और अगर आपको कोई ऐप में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कोई समस्या हो, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, 96 72 41 84 53। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के नंबर है विजन ऐप के, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट प्रश्न। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने से इजाज़त दी थी? तो पुर्तगालियों और चर्च बनाने के लिए इजाज़त जो दी गई थी वो वैकेंट द्वितीय ने दी थी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कृष्ण देवराय जो था उसके दरबार में 8 कवि थे जिन्हें बोलते हैं अष्टदिग्गज। उन्हें क्या बोलते हैं, अष्टदिग्गज। अच्छा, नवरत्न 2 राजाओं के दरबार में हुआ करते थे। एक वो अकबर के दरबार में थे, वो मुगल काल में था, और एक चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, एक इसके दरबार में। तो कालिदास किसके दरबार में था? कालिदास जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। जितने विभिन्न प्रकार के ग्रंथ है वो सारे एक साथ मिल जाएंगे आपको इस ये जो क्लास है ना अपनी कोर्स वाली, इसमें कालिदास ने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, मेघदूत, ये सारे ग्रंथ किसने लिखे थे? ये लिखे थे कालिदास ने। अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का शंकर जो है वो सितारा वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये तार से बना वाद्य यंत्र होता है, इसलिए इसे बोलते हैं तत्वाद्य यंत्र। किस श्रेणी में आता है ये? तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। चलो, HDR में मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष में, HDR की फुल फॉर्म होती है वुमेन डेवलपमेंट रैंक, ठीक है। सूचकांक वर्ष में शुरू किया गया, यानी HDR रिपोर्ट, सॉरी वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये कब शुरू हुई भारत में? ये भारत में मेरे दोस्त शुरू की गई थी 1997 में। और याद रखना 2023 में HDR के अंदर भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? तो भारत 123वें स्थान पर है। भारत की रैंक कौन सी? 123वीं। ये बात तुम याद रखना। इंटरनेट की शुरुआत कब होती है? इंटरनेट की शुरुआत 1995 में। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? गुरुजी 1995 पे लगे हो तो काल हो सुख हो भाई की कोनी हो है नहीं। हाँ, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? भातखंडे संगीत महाविद्यालय जो है वो है लखनऊ में। लखनऊ जो है वो कहाँ पर है? यूपी में। इसे बोलते हैं नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी किसे बोलते हैं? लखनऊ को। और याद रखना अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। मैं देख लूँ क्लास सही चल रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को। इलाहाबाद का वर्तमान नाम जो वो है प्रयागराज। और जो मुस्लिम रियासत थी
और जो संविधान सभा में शामिल नहीं हो रही थी, संविधान सभा के अंदर, संविधान सभा में शामिल नहीं हो रही थी, वो रियासत कौन सी है? उस रियासत का नाम है हैदराबाद। हैदराबाद को बाद में पुलिस सहायता से मिलाया गया था संविधान के अंदर। ये प्रश्न याद रखना। तो इसका राइट हो जाएगा भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। देखो ये प्रश्न याद रखना, खेंगका या जोखगा है। इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जोखगा। बोलो जोखगा। जोखगा भूटान की जो भाषा है वो कौन सी है? जोखगा। भूटान का जो संविधान है वो 2008 में बना। कब बना? 2008 में। तो ये प्रश्न भी तुम याद रख लेना। चलो आगे। भारत में कितने स्तर की अदालतें हैं? भारत में 3 स्तर की अदालत है गुरुजी, किसा किसा। एक तो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय, एक होता है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, एक होता है सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय। भारत की जो अंतिम अदालत है, अंतिम अदालत, वो किसे बोलते हैं? अंतिम अदालत बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। चलो नेक्स्ट प्रश्न। 73वां संविधान संशोधन जो था वो पंचायतों के लिए था, और इसको मान्यता जो दी गई वो किसके अंदर सम्मिलित है, यानी कौन से भाग में है? देखो तुम भाग 2 याद रखना, एक भाग 9 और एक भाग 9 के। भाग 9 के, भाग 9 में तो था 73वां संविधान संशोधन, और भाग 9 के में था 74वां संविधान संशोधन। दोनों संविधान संशोधन हुए 1992 में। 1992 में पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 73 वाला, वो था पंचायती राज से संबंधित, पंचायतों से संबंधित, और इसके बाद जो हुआ था 74वां वो नगर पालिकाओं से संबंधित था। तो भाग 9 के में नगर पालिका का उल्लेख है। याद रखना, पंचायत भारत की पहली राजस्थान में स्थापित हुई, पहली पंचायत राजस्थान में, और दूसरी पंचायत जो है वो आंध्र प्रदेश में। तो पंचायती व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, और पहला राज्य था राजस्थान। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाग 9। चलो नेक्स्ट प्रश्न। तवा नदी किसकी सहायक है? अरे बिल्कुल सिंपल है, तवा तो नर्मदा की सहायक है। अरब सागर की ओर जाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर की ओर जाने वाली, अरब सागर की ओर जाने वाली सबसे लंबी नदी, जाने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। ताप्ती नदी अरब सागर की ओर जाने वाली सेकंड सबसे लंबी नदी है ताप्ती। चंबल नदी पर बना हुआ है चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात। और एक प्रश्न और याद रखना, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बिराज, ये बांध किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पे है। ये सभी राजस्थान में, बस जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में है। यमुना के किनारे मथुरा है, मथुरा किस नदी के किनारे? यमुना के। दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना के। आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना के। आगरा को जिक्र हुआ तो ताजमहल, ताजमहल भी किस नदी के किनारे है? यमुना के। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो कब की? 1897 में, और 1885 में हुई थी स्थापना कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। किसने की? A.O. अयूम, A.O. चलो आगे, A.O. पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध है मेरे भाई बांसुरी से। बांसुरी में सुराख जो होते हैं वो कितने होते हैं? सुराख की संख्या होती है 7। कितने सुराख होते हैं? 7। और सेनाई वादक बिस्मिल्ला खां है, बिस्मिल्ला खां। और बिस्मिल्ला खां को 2001 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न जो मिला, भारत रत्न मिला वो कब मिला? 2001 में। लता जी को, लता मंगेशकर को भी भारत रत्न कब मिला? 2001 में। ये प्रश्न भी तुम याद रख लेना। लास्ट प्रश्न अपना, भूटान अपना संविधान किस वर्ष अपनाता है? मैंने अभी बताया था 2008 में। संविधान जो भूटान का अपनाता है वो 2008 में। एक बात याद रखना, नेपाल, नेपाल सबसे नवीनतम संविधान किस देश का है? नवीनतम संविधान नेपाल का है जो 2015 में बना था। और सबसे प्राचीन संविधान और सबसे छोटा संविधान किस देश का है? प्राचीन और छोटा संविधान की बात करें तो वो है अमेरिका। अमेरिका सबसे प्राचीन और छोटा संविधान जो है वो है, ठीक है। छोटा और प्राचीन संविधान किसका है? अमेरिका का। अब जो जानकारी की बात है मेरे दोस्त मेरे भाई वो ये है कि दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो 99 रुपये में, इसको भी इतना ही कर दिया है, वो सारा ही पढ़ लेगा, है को नहीं। अब लेकिन मेन बात यह है 99 रुपये को मत देखो आप, इसमें ये है कि आपको टेस्ट सीरीज देने में बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है कितनी की नहीं है। जैसे आपने मान लो यहाँ सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको ये शेड्यूल दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमने कहा कि प्रतिशत और लाभ आनी है पहले टेस्ट के शेड्यूल में। अब प्रतिशत लाभ आनी है आपने मान लो पढ़ ली। अब एग्जाम में मान लो आपके पास प्रश्न आए टेस्ट में, अब आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी मजबूत प्रतिशत है, कितना मजबूत लाभ आनी है। तो सारी इसके अंदर महाद्वीप, महासागर, अक्षांश, देशांतर, ये सारे टॉपिक टेस्ट सीरीज MS वर्ड है ना, जनवरी का और प्रसिद्ध व्यक्ति टॉपिक ये सारे अच्छी तरह से दिए गए हैं।
तो फर्स्ट टेस्ट, सेकंड, थर्ड ये शेड्यूल रहा। उसके बाद आगे बात करें, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 शेड्यूल है। और फिर आपको 2 शेड्यूल और पेपर मिल जाएंगे इसके पूरे कंप्लीट। तो इस प्रकार से मेरे भाई आपको ये टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन करनी है और टेस्ट दो। अभी भी समय पड़ा है, 2 दिन के बीच के गैप के अंदर आप टेस्ट दे दो, आपको बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, आपकी रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो ये जो पीडीएफ है आपने जो पढ़ाया, इसकी पीडीएफ जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये दोनों अपने चैनल हैं, इन दोनों जो टेलीग्राम चैनल है इनको आप जुड़ जाइए, जो भी एग्ज़ाम संबंधित जानकारी आपको मिलती रहती है। ठीक है मेरे भाई, आपको पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा और आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मैं सभी साथियों को कमेंट देखता हूँ और फिर जवाब भी दूँ कि था कि तो के कुछ कर ला रहे हो, है ना। तो जो साथी पढ़ रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो, एक दिन अपने दुनिया और काया दोनों ही पलट के रख देंगे सफलता के मामले में। मिलते हैं अगले भाग में।